आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 है और इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ली शतेलियर का नियम पढ़ेंगे, जो कि बताएगा कि इक्विलिब्रियम पे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सबसे पहले अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम जो होता है एक ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई चीज़ स्थिर हो जाए। जैसे कि आपने सीसॉ देखा है, सीसॉ में दो बच्चे, गार्डन्स में सीसॉ होता है, उसमें दो बच्चे बैठे रहेंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, सीसॉ ऐसे। या घड़ी का पेंडुलम देखा है, पहले टाइम पे घड़ियाँ चलती थी, उसमें बड़े बड़े पेंडुलम्स होते थे, वो इधर से उधर करते रहते थे, मोशन करते रहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता था कि वो बीच में आके खड़े हो जाते थे। वैसे ही सीसॉ में अगर दोनों बच्चों का वेट एक जैसा हो जाएगा तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे। मतलब सीसॉ काम कर रहा है किस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स पर। और भी बहुत सारे फोर्स उस पर काम कर रहे हैं। तो वो इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब ये सारे फोर्स इक्वल हो जाएं। जब ये सारे फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अपने फिंगर के ऊपर एक पेन रख दें और पेन को एक फिंगर से स्टेबल करने की कोशिश करें। अगर पेन का एक सिरा ज़्यादा निकला होगा बाहर, मतलब ज़्यादा पोर्शन उसका एक साइड होगा, तो वो पेन फिंगर के ऊपर नहीं रह पाएगा। एकदम उसको बीच में आप रखेंगे, थोड़ा स्थिर करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब वो स्टैटिक हो गया। अब वो अब वो हिल नहीं रहा है, वो स्टैटिक हो गया। तो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली दो तरह का है, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। तो स्टैटिक में तो आपको समझ में आ गया कि चीज़ एकदम से रुक जाएगी, जैसे सीसॉ रुक गया, जैसे वो फिंगर के ऊपर हमने पेन रखा था वो रुक गया, जैसे वो पेंडुलम रुक गया। ये सब इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम में, अगर हम ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात की हमने, डायनामिक अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो ये एक तरह का, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं जो रिवर्सिबल होती है, वहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए अगर कोई एग्जांपल की बात करूं मैं, तो हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक शॉप है और उस शॉप में बड़ी सी शॉप है, मान लो कपड़ों की शॉप है। उस शॉप में 10 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि एक टाइम पर 5 लोग एंट्री वाले डोर से एंटर करते हैं और उसी टाइम पर 5 लोग एग्जिट वाले डोर से बाहर निकल जाते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, अब ये 5 लोग एंट्री वाले डोर से एंटर कर रहे हैं, 5 लोग एग्जिट वाले डोर से निकलते जा रहे हैं। 5 एंट्री कर रहे हैं, 5 निकल रहे हैं, 5 एंट्री कर रहे हैं, 5 निकल रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उस शॉप के अंदर कितने लोग मौजूद है, तो आप बताएंगे 10 लोग मौजूद हैं, क्योंकि 5 एंटर कर रहे हैं तो 5 निकल भी रहे हैं, लेकिन अंदर तो 10 बने हुए हैं। अंदर 10 पीपल जो है वो वो घट नहीं रहे हैं, वो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं। मतलब प्रोसेस तो चल रही है पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ये कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक डायनेमिक वर्ड, इसका मतलब ही होता है चलना। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना,
केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, चलना, तो उस काइनेटिक्स को डायनेमिक भी बोल सकते हैं। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मल यानी हीट, हीट का चलना, थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब वहां पे प्रोसेस तो होती रहेगी, लेकिन जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो जनरली केमिकल रिएक्शंस में हम ये देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। चलिए, इक्विलिब्रियम दो तरह का है, जैसा मैंने आपको बताया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक के बारे में बताया कि वो एकदम स्थिर हो जाएगा, डायनेमिक में फिर भी प्रोसेस चलती रहेगी। अब डायनेमिक, क्योंकि हमको बेसिकली पढ़ना है कि हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब हमको डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कई तरह का होता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, हम उसकी बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक तरह की स्टेट है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है, बराबर होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, वो अपने रिएक्शन करेगा, तो वो रिएक्शन करते करते क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये जो प्रोडक्ट है यदि वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे, मतलब उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम की ऐसी स्टेट है जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। मतलब शुरू में रिएक्शन होना शुरू हुई, रिएक्टेंट शुरू शुरू में घट रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू शुरू में घट रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम किसी भी तरह का चेंज दिखाई नहीं देगा सिस्टम के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज पर, यानी वो कांस्टेंट दिखाई देगा हमको। तब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम का की एक ऐसी स्टेट जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ, और जो सिस्टम है किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं दिखाता है, तब हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी आप देखें, मैंने आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम बताया था। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं एक फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जैसे कि आइस है, आइस मेल्ट होके वाटर बनेगी, वाटर को हम हीटअप करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा, वेपर को फिर कूल डाउन करेंगे तो वो वापस लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को फिर और फ्रीजिंग पॉइंट पर रखेंगे तो वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं हो रहा है, H2O का H2O ही रहता है। इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, तो वो बात भी थोड़ा बता देना जरूरी है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या होगा, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे N2O4 है अगर रिएक्टेंट, तो वो रिएक्शन करने के बाद NO2 बनाएगा, मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। H2 और I2 मिलेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे, HI बनाएंगे, मतलब उनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, केमिकल चेंज होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन गैस का। हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्शन है, रिएक्शन दी हुई है।
H2 प्लस I2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है डबल एरो वाला, ये जो साइन है ये साइन इक्विलिब्रियम के लिए काम आता है, इक्विलिब्रियम का साइन कहलाता है। और जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन, वो एक प्रकार की होती है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी सारी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक रिएक्शन ली है हमने, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI बन रहा है, और चूंकि ये रिवर्सिबल है, मतलब इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब H2 और I2 मिलेंगे, 2HI बनाएंगे, 2HI वापस H2 और I2 बनाएगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके 2HI बना रहे हैं, 2HI फिर वापस I2 और H2 बना रहा है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। मतलब अब ये जो सिस्टम है ये कांस्टेंट हो गया है। तो ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी हम इसमें देखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी। अभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, आगे की ओर चल रही है, H2 और I2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, अभी इसका देखिए, अब फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो गई कि H2 और I2 मिल रहे हैं और 2HI बना रहे हैं, और तीनों की फेजेस गैसियस फेज में है, तो तीनों ठीक है। अब इसकी हम बैकवर्ड रिएक्शन देखते हैं, यानी रिवर्स रिएक्शन देखते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2HI से फिर H2 और I2 बन रहा है, 2HI से फिर H2 और I2 बन रहा है, यानी ये रिवर्स रिएक्शन हो गई। अब आगे देखिए, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम तब अटेन करेगी, यानी किसी भी रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम तब आएगा जब वह रिएक्शन सभी रिएक्टेंट के साथ शुरू हो और कोई प्रोडक्ट ना हो, या फिर सारे प्रोडक्ट हो और कोई रिएक्टेंट ना हो, या फिर दोनों ही उसमें अवेलेबल हो, तब ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमको प्राप्त होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो मेनली दो टाइप्स का है, पहला होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस यानी दोनों एक जैसे रहेंगे, होमो का मतलब एक जैसे, हेटेरोजीनियस यानी दोनों अलग अलग रहेंगे, हेटेरो का मतलब अलग अलग। तो होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, इसमें जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे और वो सारे एक ही फेज में रहेंगे, वो सारे एक ही फेज में रहेंगे। इसको भी दो, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बराबर हो, यानी जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही रिएक्टेंट हैं, तो इसको बोलेंगे पहला टाइप होमोजीनियस का। मतलब फेज तो सेम है, फेज सेम है, जैसे ये एग्जांपल देख रहे हो आप, इसमें देखो आप H2 जो गैसियस फेज में, I2 जो गैसियस फेज में, वो 2HI बना रहा है, वो भी गैसियस फेज है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो है, यहाँ नंबर ऑफ आयोडीन भी दो है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है और आयोडीन भी दो ही है। इसका मतलब जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट हैं, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन में भी आप देख सकते हो, दूसरी रिएक्शन में क्या है कि दो नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन मिलके 2NO बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन है, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, सेम है। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के बराबर ना हो, इक्वल ना हो। जैसे इस रिएक्शन में आप देखें, इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको, 2SO2 जो है वो O2 के साथ मिलके 2SO3 बना रहे हैं। अब यहाँ पे सल्फर तो ठीक है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 6 है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है दिख रहे हैं आपको, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के वो कितने हो गए, बैलेंस के लिए तो 6 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे दिख कितने रहे, 3 दिखाई दे रहे हैं, जबकि इधर है कितने, 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 4 है। सॉरी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होना चाहिए थे, 4, लेकिन है कितने, 3। अगली रिएक्शन में देख सकते हो, अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि COCl2 कन्वर्ट हो रहा है CO और Cl2 में। तो COCl2 जो कि गैसियस स्टेज में है वो कन्वर्ट हो रहा है CO और Cl2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है उसका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बराबर नहीं है। तो ये दो टाइप्स की रिएक्शन हो गए, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट जो रहेंगे और जो प्रोडक्ट रहेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन अलग अलग फेजेस में वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन अलग अलग फेजेस में वो प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं CO2 और C। तो यहाँ पे आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और वो कार्बन जो कि सॉलिड है उसके साथ रिएक्ट करके 2CO बना रहा है जो कि गैस है। मतलब यहाँ पे फेजेस दोनों के अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये सॉलिड। तो सॉलिड और गैस मिलके गैस बना रहे हैं, इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक ऐसे ही अगली रिएक्शन देखिए, CaCO3 एक सॉलिड है, वो CaO बना रहा है जो कि सॉलिड है, और एक CO2 बना रहा है जो कि गैस है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेजेस डिफरेंट हो गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम को इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो जैसा कि बताया गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस क्या होती है मैंने आपको बताया, इसमें जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस है वो लगातार आपको देखने को मिलेगी जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, तब तक वो केमिकल रिएक्शन चलती रहेगी, फॉरवर्ड और रिवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा तो उनके रिलेटिव कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही रिएक्टेंट के ना ही प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम पर। और ये सारी कंडीशंस और प्रॉपर्टी एक सिस्टम की होती है जब वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि सिस्टम को क्लोज्ड होना चाहिए। पहला का शर्त इसकी ये है कि सिस्टम को क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कोई भी सब्सटेंस ना तो रिएक्शन में एंटर कर पाए, ना ही कोई सब्सटेंस रिएक्शन के बाहर जा पाए। अगर वो सिस्टम ओपन हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम उसका टूट सकता है, खत्म हो सकता है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस है तो फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी, यानी रिएक्शन चलती रहेगी, भले ही वो इक्विलिब्रियम में जा रहा है लेकिन रिएक्शन चलती रहेगी कंटिन्यूअसली।
फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट्स रहेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट्स रहेंगे हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो। नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, फिर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो अमाउंट्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये सारा कुछ जो आज का अभी हमने आपको बताया, ये सारा कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। हमारे अगले लेक्चर में मैं आपको ली शतेलियर का प्रिंसिपल बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से वो केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।